मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हाउसिंग सोसाइटी, जिसका नया नाम इन्होंने मारला गार्डन तो रख दिया, लेकिन वो कहीं भी अमली तौर पे सामने नहीं आ रहा। अभी जो असेसमेंट कमेटी बनी है इस बॉडी में, इस मैनेजिंग कमेटी में, वो वही लोग हैं जो नैब ज़दा हैं। जो बिल्कुल खासुल खास इनके साथ बिल्कुल मिला हुआ है वो है सर्कल रजिस्ट्रार इश्तियाक अहमद जिलानी। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इश्तियाक जिलानी की मुबीना मिली भगत के बगैर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी कोई कदम नहीं उठा सकता। आरडीए की भी मुबीना मिली भगत के बगैर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के प्लाट इधर उधर नहीं हो सकते। मुतलका जो आरडीए ऑफिसर है जिसका नाम तारिक है, आप आरडीए के ऑफिसर्स हैं, आप बड़ी महान शख्सियत हैं, आपने मुबीना मिली भगत से कितनी फाइल में डॉक्यूमेंट तब्दील किए, कितने डॉक्यूमेंट्स नक्शों समेत आपने उसमें नए रखे और पुराने निकाले, ये आप बेहतर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इदारिया पॉडकास्ट के साथ मैं हूं जावेद भागेट। नाजरीन, मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के हवाले से आपसे बात की, आपको कोशिश की कि इन्फॉर्मेशन दूं ताकि आप आने वाले वक्तों में या मौजूदा हालात में किसी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के हत्थे न चढ़ जाएं जहां आप अपनी जमा पूंजी गवा बैठे। नाजरीन, एक बात बड़ी वाज़ेह है जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, किसी भी जगह पे कोई भी इस तरह के मामला चल रहे हों, तो जब तक मुतलका इदारे साथ नहीं देते, उनके साथ इंतज़ामिया मिली भगत नहीं करती, एमसी का उनके साथ गठजोड़ नहीं होता, तो कभी भी किसी भी सोसाइटी में किसी भी मेंबर को धोखा नहीं दिया जा सकता। धोखे का तरीकाकार जो है, धोखे की जो वारदात है, वो सिर्फ और सिर्फ मुतलका इदारों से मिल के ही की जा सकती है। मुतलका इदारों के जो मुतलका लोग होते हैं उस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक, वो हमेशा अपनी जेब का ख्याल करते हैं, वो मेंबर की बात को नहीं देखते, मेंबर के नुकसान को नहीं देखते। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि अपने पाव गोश्त वास्ते अगले दिन मज ज़बह कर देती, यही हाल होता है इन इदारों के एहलकारों का और अफसरानों का, जो ऑफिसर्स मुबीना मिली भगत करके इन इदारों के साथ अपना गठजोड़ बनाते हैं और उसके बाद मेंबरान सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो नाज़रीन, मैंने इस सोसाइटी के हवाले से पहले भी आपसे बात की और आज भी मैं उस पर बात करूंगा कि क्योंकि उसमें अरबों रुपए की करप्शन पहले भी हो चुकी है, अब भी जारी है। पिछली मैनेजिंग कमेटी सारी जेल गई, उनमें से कुछ अब दोबारा मुतहर्रिक हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया हुआ है वो भी ज़रूर दोबारा जेल जाएंगे। नाजरीन, मेरी मुराद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हाउसिंग सोसाइटी है, जिसका नया नाम इन्होंने मारला गार्डन तो रख दिया, लेकिन वो कहीं भी अमली तौर पे सामने नहीं आ रहा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो साबका बॉडी थी, उसमें मौजूदा बॉडी के जो चेयरमैन हैं, जो मौजूदा बॉडी के सेक्रेटरी हैं, जो मौजूदा बॉडी के सदर हैं, जो मौजूदा एमसी जो है उसके लीगल एडवाइज़र्स हैं, जो उनको एडवाइज़ करते हैं। मेरी मुराद वकला से नहीं है, मेरी मुराद उन प्रॉपर्टी डीलर से है जो उनको नया नया सबक पढ़ाते हैं, नई नई तजावीज़ उनको देते हैं और अपनी जेब गर्म करने के लिए मेंबरान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो नाजरीन, अभी जो असेसमेंट कमेटी बनी है इस बॉडी में, इस मैनेजिंग कमेटी में, वो वही लोग हैं जो नैब ज़दा हैं, जिन पे पहले नैब में करप्शन के इल्ज़ामात हैं और उन्हीं इल्ज़ामात में वो जेल गए। आज वो उसी सोसाइटी की असेसमेंट कमेटी यानी कि ज़मीन के रेट का तयन कर रहे हैं। अजीब बात है कि इस जेल साज कमेटी को जो सपोर्ट करने वाले इदारे हैं वो क्यों खामोश हैं।
میں سب سے پہلے ذکر کروں گا جو بالکل خاص الخاص ان کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے، وہ ہے سرکل رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد، جس کا نام اشتیاق احمد جیلانی ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اشتیاق جیلانی کی مبینہ ملی بھگت کے بغیر منسٹری آف کامرس کا سیکرٹری کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ رول 48 زدہ لوگ ہیں۔ مظہر حسین بھی رول 48 زدہ ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھوں گا جو ان کے الیکشن سے کوئی 2-3 دن پہلے کی ہے، ایک مارکی کی ہے، جب یہ گٹھ جوڑ نہیں ہوا تھا، جب رانا فرید کا بھائی صدر نہیں تھا اور الیکشن میں تھے، تو اس وقت کیا صورتحال تھی، الیکشن کی کس طرح سے اجازت ملی، کس نے اجازت دی، کس طرح اجازت دی، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج میں صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے بات کی کہ اداروں کی ملی بھگت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو آر ڈی اے کی بھی مبینہ ملی بھگت کے بغیر منسٹری آف کامرس کے پلاٹ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اس سوسائٹی کے ممبران نے درجنوں نہیں سینکڑوں اپلیکیشنز مختلف اداروں میں دے رکھی ہیں، جن کو مینج کرنے کے لیے نہ جانے کون سی پیچھے کوئی بڑی قوت ہے۔ بہت سارے ممبر بہت ساری شخصیات کا نام لیتے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بہت اچھی جگہ پہ اچھے سٹیٹس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پہلے اسی سوسائٹی سے وابستہ رہے اور اسی سوسائٹی سے مبینہ طور پہ کماتے رہے۔ آج اگر وہ اچھی جگہ پہ ہیں، اچھی سٹیج پہ ہیں، اچھے عہدے پہ ہیں، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ممبران سوسائٹی ہیں وہ کتنے سالوں سے سفر کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہر ایک کو اپنی جیب بھی پیاری ہوتی ہے۔ یہاں میں یہ بھی ذکر ضرور کروں گا کہ ان اپلیکیشنز کا جو ممبران نے دیں، ان کا کم از کم اتنا اثر تو ہوا کہ آر ڈی اے کو سائٹ وزٹ کرنا پڑا۔ میں ذکر کروں گا متعلقہ جو آر ڈی اے آفیسر ہے جس کا نام طارق ہے، جس نے گزشتہ 1-2 روز قبل منسٹری آف کامرس ہاؤسنگ سوسائٹی کی سائٹ کا وزٹ کیا۔ یہ وہ طارق ہیں جن کو میں نے اس سے قبل بھی فون کیا اور ان کو اطلاع دی کہ اس سوسائٹی کی یہ پوزیشن ہے، لیکن انہوں نے کوئی بھی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ایسی پوزیشن نہیں ہے، میرا وہاں پہ چکر بھی لگتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا، صرف روڈ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ میں یہ ضرور گزارش کروں گا جناب طارق صاحب، آپ آر ڈی اے کے آفیسرز ہیں، آپ بڑی مہان شخصیت ہیں، آپ نے مبینہ ملی بھگت سے کتنی فائل میں ڈاکومنٹس تبدیل کیے، کتنے ڈاکومنٹس نقشوں سمیت آپ نے اس میں نئے رکھے اور پرانے نکالے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ابھی جس نقشے پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ نقشہ کب آپ نے تبدیل کروایا اور اس کے جگہ پہ نیا نقشہ رکھا، جبکہ نہ کوئی ایل او پی کی منظوری ہے اور نہ کسی اور ادارے سے کوئی ایسی منظوری ہے جس کی بابت جو منسٹری آف کامرس کی ڈیولپمنٹ کا کام ہو سکے۔ لیکن انہی 2 مین اداروں کی مبینہ ملی بھگت سے، جس میں سے ایک آر ڈی اے ہے اور دوسرا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ اسلام آباد ہے۔ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کا مین جو سرکردہ مبینہ ملی بھگت کے ذریعے ان کو چلا رہا ہے وہ ہے اشتیاق جیلانی، جس کو درخواستوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ صرف درخواست آتی ہے اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسرا جس کا میں نے ذکر کیا ہے آر ڈی اے، باقی تو میں کسی آفیسر کا ذکر یہاں پہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن کچھ آفیسرز ایسے ہیں جو طارق کے ساتھ ملے ہوئے ہیں آر ڈی اے میں۔ طارق ان کی کٹ پتلی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ سامنے وہ ہے اور باقی
बैक डोर पे सारे काम चल रहे हैं। जो सोसाइटी कुछ नहीं देती, मिली भगत नहीं करती, उन पे तो फौरी रातों रात कार्रवाई होती है और सोसाइटी को सील कर दिया जाता है। क्या ऐसी वजह है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में इतनी ऐसी चीज़ों के बावजूद, इतनी दरखास्तों के बावजूद उसको कुछ नहीं कहा जाता? ना वो सील होती है और ना उस पे काम रोकने के अहकामात जारी होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला अगर इसी तरह रहा तो कोई ना कोई तो इन इदारों में कोई ना कोई तो ऐसा ऑफिसर ज़रूर आएगा जो इस चीज़ को देखेगा भी और इस पे कार्रवाई भी करेगा। मुबीना तौर पे कितने जाली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए आप इस सिस्टम को मज़ीद आगे चला सकते हैं और मज़ीद बना सकते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा राना फरीद और मज़हर की जो मुबीना मिली भगत है, एक वक्त में ये एक दूसरे के इस कदर खिलाफ थे, इकट्ठे जेल जाने के बाद, कि इन्होंने एक दूसरे की फैमिलीज को भी नहीं छोड़ा था। लेकिन आज फिर वो एक पेज पे हैं मेंबरान सोसाइटी को धोखा देने के लिए। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं वो भी चीज़ें आपके सामने रखूंगा जो पिछली कमेटी में भी हुई और वही सेम चीज़ें इसी कमेटी में भी हो रही हैं। ये कौन सा ऐसा कानून है कि रूल 48 में सिर्फ एक ही शख्सियत को इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी जाए और फिर उसको खुली छुट्टी दी जाए कि जो मर्जी है करे, वो उन रूल 48 ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाए, उनको सोसाइटी में रखे। अफसोस की बात यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्या उनके ये इल्म में नहीं है कि उनके अहकामात पे रूल 48 के ज़रिए इन लोगों को सोसाइटी से दूर रहने का कहा गया और आज वो उसी सोसाइटी के सारे करता धरता हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे रिसर्च सोसाइटी भी अपने अहकामात को मनवाने के लिए या उस पर अमल दरामद के लिए ज़रूर कार्रवाई का आगाज़ करेंगे और जो मांग के लाए गए मुबीना मिली भगत करने वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी के सर्कल रजिस्ट्रार हैं, उनके हवाले से भी तहकीकात का आगाज़ करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए अगले पॉडकास्ट में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।